नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेड विज की एक नई वीडियो में। आज हम डिस्कशन करेंगे एक एफएमईजी सेक्टर का स्टॉक। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। स्टार्ट करते हैं हम। स्टॉक का नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। ये एफएमईजी सेक्टर का एक स्टॉक है। तो हम देखते हैं कि इस स्टॉक में किस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स के फंडामेंटल हम देखते हैं पहले। स्टॉक का मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास है। 19,284 करोड़। करंट प्राइस 301 का है। बुक वैल्यू 42 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.7 टाइम्स की बुक वैल्यू पे हमको मिल रहा है। स्टॉक का आरओसी और आरओई बढ़िया है, 16% और 18% का। स्टॉक का पी 44 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी 62 का है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के पी से नीचे हमको ये स्टॉक मिल रहा है। स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू 125 है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से के थोड़ा सा ऊपर स्टॉक चला गया है। स्टॉक का ग्राम नंबर 80 का है। विप्रो की स्कोर 6 का है, तो सेल्स के पैरामीटर पर अबव एवरेज बोल सकते हैं। एफआई की होल्डिंग 35% है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। डीआई की होल्डिंग 50% के आसपास है। ये भी एक अच्छा सिग्नल है स्टॉक के लिए। स्टॉक की डेट टू इक्विटी 0.37 है, जो कि बढ़िया है। और फ्री कैश फ्लो वाली कंपनी है। 482 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। पैग रेशियो पे 6.02 है, जो कि थोड़ी सी ओवर वैल्यू लगती है। स्टॉक के कॉन्स में देखेंगे तो 7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू पे चल रहा है, जो कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ 11% के आसपास है पास्ट 5 ईयर की। तो इस सेल्स ग्रोथ को, टॉप लाइन की ग्रोथ को थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। अगर इसके पीयर कंपैरिजन में देखते हैं तो हेवेल्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। हेवेल्स का पी 83 का है और क्रॉम्पटन का पी 44 का है, जबकि हेवेल्स का आरओसी 22 का है और इसका आरओसी 15 का है। इसका आरओई 16 का है और 18 का है। तो अगर इसमें ग्रोथ आती है, इसका आरओसी बढ़ता है, तो इसके पी एक्सपेंशन की भी जगह लगती है। तो अगर इसको इंडस्ट्री का भी पी मिलता है, तो भी पी एक्सपेंशन की जगह इसमें हमको दिखाई देती है। बट ये सब तब होगा जब इसकी टॉप लाइन की ग्रोथ आती है स्टॉक पे। स्टॉक्स की सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 11% की 5 ईयर में, 15% की 3 ईयर में, और ट्रेलिंग 12 मंथ पे 8% की ग्रोथ दिखाई देती है। प्रॉफिट ग्रोथ में 5 ईयर पे 7%, 3 ईयर पे -2, और ट्रेलिंग 12 मंथ पे -7%। तो अगर यहाँ से देखते हैं तो हमें इसकी टॉप लाइन की ग्रोथ और बॉटम लाइन की ग्रोथ में आना जरूरी है, तभी स्टॉक ऊपर की तरफ परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल स्टॉक ठीक ठाक वैल्यूड लगता है। इंडस्ट्री पेयर्स के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड लगता है। और पी एक्सपेंशन की जगह लगती है अगर स्टॉक में ग्रोथ आती है तो। अब हम एक बार क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अंदर ये देखना चाहेंगे कि किस किस तरीके के इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं। तो अगर इसका यहाँ पर देखते हैं, आरओसी वही 18 19 का आरओसी है। आरओई 20 का है। ये पैरामीटर देखने से ठीक लगते हैं। अगर हम देखना चाहें इसमें किस किस शेयर होल्डिंग पैटर्न, एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे। तो वही एफआई 35%, डीआई 47% और पब्लिक ना के बराबर है। अगर हम देखते हैं तो इसमें कई सारे फंड हाउसेस का इन्वेस्टमेंट है, जैसे यूटीआई का, गवर्नमेंट पेंशन ऑफ फंड ऑफ नॉर्वे, वैनगार्ड फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट, बीएनपी पारिबास, एलआईसी ऑफ इंडिया, कुवैत इन्वेस्टमेंट, फिडेलिटी। तो कई सारे बिग बुल इन्वेस्टर्स का इसमें स्टेक है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग में देखें तो कई वेल नोन म्यूचुअल फंड हाउसेस ने भी अपनी इसमें जगह बनाई हुई है। इनमें से मेरे ही एसेट लार्ज एंड मिड कैप, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड, मेरे एसेट तो मेरे ही के ऑलमोस्ट सारे फंड्स ने इसमें अपनी पोजीशन बनाई हुई है। एचडीएफसी मिड कैप, कोटक, निपॉन इंडिया, डीएसपी, तो ऑलमोस्ट कई अच्छे फंड हाउसेस ने अपनी पोजीशन इसमें बना रखी है। इसीलिए डीआई की होल्डिंग इसमें 50% के आसपास आ रही है। तो ओवरऑल देखने से लगता है कि स्टॉक में ऊपर की ग्रोथ आने के चांसेस हैं।
जब स्टॉक का वीकली चार्ट देखते हैं एक बार, तो अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक ने ये एक लो मारा था और उसके बाद ये एक हाई मारा और उसके बाद कंटिन्यूअस करेक्शन में चल रहा है। हमेशा ये याद रखिए कि करेक्शन ही स्टॉक की बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इससे पहले हम लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहिए कि हम किस तरीके के इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आते हैं। मैं जो एनालिसिस यहाँ पर शेयर करता हूँ, वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। स्विंग ट्रेड्स के लिए ट्रेड एक्टिव थोड़े बाद में होते हैं। यहाँ पे प्योर और प्योर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एनालिसिस की जाती है। तो एक बार हम इसके पैटर्न को देखना चाहेंगे। तो अगर मैं मोटा मोटा देखता हूँ इसकी, एक लीड वेव एनालिसिस करता हूँ, तो मेरे को ये दिखती है कि स्टॉक ने यहाँ से एक 5 मूव का ये फर्स्ट वेव बनाई, और ये सेकंड वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव। ये एक कंप्लीट साइकिल स्टॉक ने ऊपर की कंप्लीट की, और उसके बाद इसमें करेक्टिव फेज चल रहा है जो कि कुछ इस तरह से है, ए, बी और सी। अब ये करेक्शन कंप्लीट हुई नहीं हुई, इसका हमको कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरे की रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया कि इसकी एक पूरी साइकिल होते हुए कंप्लीट लग रही है। अभी एक करेक्शन कंप्लीट हो गई या नहीं हो गई, इसका पता हमें कैसे चलता है? एक मिनट, इसको डिलीट करता हूँ। इसलिए मैं आपको एक अलग टेम्पलेट पे ले चलता हूँ, जिस पे केवल हमको स्टॉक के प्राइस ही दिखाई देगा। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो ये एक ऐसी कुछ हमको बनती हुई दिखती है, 1 2 3 4 5 ABC। अब इसके जो सी वेव के प्रोजेक्शन देखते हैं कि ये कहाँ तक आया है। तो अगर हम इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, पर प्रोजेक्शन लगाते हैं, इसको मैं सिंगल कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड को हटा देते हैं, तो इससे आपको क्लियरिटी दिखेगी थोड़ी सी। तो अगर हम इसके सी वेव की प्रोजेक्शन देखते हैं, तो उस हिसाब से ये हमको इन जगहों पे आती हुई दिखती है। इसमें से टेम्पलेट पे सी ले लेते हैं, ठीक है, और इसके यूजफुल कलर बैकग्राउंड को हटा देते हैं, ठीक है। तो हमको ये कुछ दिखता है यहाँ पे। तो जो मिनिमम रिट्रेसमेंट होती है सी की, वो इसने अचीव कर ली 0.786 और 100% के बीच आई है ये। तो ये एक सिग्नल है कि इसकी सी वेव की मिनिमम रिट्रेसमेंट हो चुकी है। तो ये तो एक लीड वेव का पैटर्न लग रहा था। अब इसको हम दूसरे तरीके से चेक करते हैं। ये ड्राइंग को एक बार डिलीट करते हैं। तो अगर, क्योंकि ये इस पूरे मूव की रिट्रेसमेंट है, तो हम एक काम और करके देख सकते हैं कि हम इसकी पूरी मूव की फिबोनाची की रिट्रेसमेंट चेक करते हैं कि इसने कितना लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट किया है।
दोबारा से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं यहाँ से। हम इस पूरे मूव की फिबोनाची रिट्रेसमेंट चेक करना चाहते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो इस पूरे मूव की गोल्डन रिट्रेसमेंट हो चुकी है। अगर किसी पूरे मूव की गोल्डन रिट्रेसमेंट हो जाती है तो वो स्टॉक बाइंग की कैटेगरी में आ जाता है। अब जाने को ये एक बार को 78% तक भी आ सकता है, बट ऐसे रेयर चांसेस होते हैं, बट कई बार स्टॉक 61% से ऊपर जाके और नीचे की तरफ भी आ जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही जगह लगती है। अगर हम इसको यहाँ पे पैटर्न देखते हैं तो इसने यहाँ पे ये एक पैटर्न बना के ऊपर की तरफ गया है। अब इसको हम डेली बेस पे चेक करना चाहेंगे एक बार। तो ओवरऑल बड़े चार्ट पे ऐसा लगता है कि स्टॉक ने एक करेक्शन कंप्लीट की है और ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर हम वीकली के मूविंग एवरेज देखते हैं तो मूविंग एवरेज का कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन पूरा होता है और स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ये स्टॉक में बड़े टारगेट आने की संभावना दिखती है। बट उसके लिए इसको इस मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, ये करीब 1 डेढ़ महीने चलेगा। और उसके बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। हम इसकी ड्राइंग को क्लियर करते हैं। अब हम इसमें अगर पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें अगर ये यहाँ पर 62% पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई है तो इसके क्या टारगेट बनते हैं ऊपर की तरफ। तो हमारा एक सेटअप ये है कि इस स्टॉक ने अपनी रिट्रेसमेंट को कंप्लीट कर लिया है जो कि यहाँ पे दिखती है। तो इसके स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ये टूटता है तो नीचे 78% तक आने के चांस हो सकते हैं। ये तो हमें अपना स्टॉप लॉस क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमें कहाँ तक के टारगेट के लिए ट्रेड होल्ड करना चाहिए, बात आती है ये। तो अगर हम इस स्टॉक को यहाँ पे देखते हैं, अभी मेरे को ऐसा लगता है इसमें मूविंग एवरेज का कंसोलिडेशन होना बाकी है जो कि अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 महीने 2 महीने चलने की उम्मीद है। और अगर कोई छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहे तो वो यहाँ का भी रख सकता है, इस जगह का। तो अगर मैं इसको छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ तो मेरे लिए ये भी एक अच्छा लेवल है जिसको मैं एक स्टॉप लॉस की तरह ले सकता हूँ। ये लेवल भी एक अच्छा स्टॉप लॉस का लेवल बन सकता है। इसके स्टॉप लॉस को हम छोटे चार्ट पे भी अंदर जाके देखेंगे, बट फॉर नाउ प्राइस एक्शन के हिसाब से लगता है कि ये भी एक अच्छा स्टॉप लॉस का लेवल बन सकता है जो कि 61.8 की रिट्रेसमेंट है। और मूविंग एवरेज का कंसोलिडेशन होने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो हमको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो अगर ये ऐसे चलता है तो इसमें हमारे जो ऊपर के टारगेट दिखते हैं वो हमें क्या होते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं पूरी एक वेव वन मार्क करता हूँ और ये वेव टू यहाँ पे कंप्लीट मानता हूँ अगर। तो मेरी थर्ड वेव के टारगेट क्या आते हैं। मैं इसको वन कलर करता हूँ, ब्लैक, और बैकग्राउंड। तो दिखाने के लिए हम, क्योंकि ऊपर के टारगेट होंगे तो चार्ट को छोटा करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे जब हम इसको देखेंगे तो हमको ये दिखेगा। इसके हमको ऊपर के टारगेट जो दिखते हैं वेव थ्री के, वो ये टारगेट दिखते हैं 636, 728 और मैक्सिमम 875। तो अगर मेरा ये सेकंड वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई है, क्योंकि ये वेव इस पूरे पैटर्न की सेकंड वेव कंप्लीट हुई है, यहाँ से यहाँ तक की सेकंड वेव कंप्लीट हुई है, तो थर्ड वेव उतनी बड़ी होगी। तो इसके टारगेट 636, 728 एंड 875 के दिखते हैं। और स्टॉप लॉस ये या फिर इस नीचे वाली कैंडल का लिया जा सकता है, जो भी आपको ठीक लगे, जैसी भी आपकी रिस्क एपेटाइट हो। रिस्क नीचे की तरफ इस स्टॉक के आने का कितना है कि स्टॉक 78.6 की रिट्रेसमेंट तक आ सकता है और ये कोविड का लो भी है। तो इस रिट्रेसमेंट तक आ सकता है। कंफर्मेशन ट्रेड का कब आएगा, ट्रेड का कंफर्मेशन आएगा 23-38% की रिट्रेसमेंट ब्रेक होगी। तो अगर मैं इस पूरे फॉल की यहाँ से लेके यहाँ तक की रिट्रेसमेंट लगाता हूँ और इसको 38%,
तो तो अगर मेरी ये 23-38% की रिट्रेसमेंट, ये जो जोन है, ये जोन इसके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगी, और इस जोन के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते ही हमारे को ऊपर के ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलना चाहिए। ये जोन इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जहाँ से एक बार ये रिटर्न होके भी आया है। तो जब ये जोन ब्रेकआउट ब्रेकआउट कर देती है 350 के 8 के आसपास की, तब आपको इस ट्रेड के कंफर्मेशन, इलीट व्यू का कंफर्मेशन मिल जाता है, और आप फिर इसी, यही जोन आपकी सपोर्ट बन की तरह ट्रेड करेगी, और इसी जोन का स्टॉप लॉस लेके आप ऊपर की तरफ ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। ये तो हमारा इलीट वेव के टारगेट हो गए। मैं ये सारी ड्राइंग एक बार डिलीट करता हूँ, तो हमें सीधा सीधा एक चीज क्लियर हुई कि हमारे पास एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा, इसमें हम एक और तरीका फॉलो कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगाने का, वो है वैलिड ट्रेंड लाइन। तो आप यहाँ से इस इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए। अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होती है, तो वो ट्रेंड लाइन भी आपके लिए स्टॉप लॉस का काम कर सकती है। ये ट्रेंड लाइन भी आपके लिए एक स्टॉप लॉस का काम कर सकती है। तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन, जीरो टू ट्रेंड लाइन मान के, क्योंकि ये 1 2 3 3 4 5 और ये सेकंड वेव की चल रही है, तो अगर मेरे को इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी कभी मिलता है, तो वो भी मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी पोजीशन आई थिंक बढ़ाने की, विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। तो ये हमको ओवरऑल एक स्ट्रक्चर लगता है। अब अगर इसमें हम एक और चीज को चेक करना चाहें कि इसमें मिनिमम ऊपर की तरफ बाउंस बैक भी आ सकता है, तो वो यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ से ये स्टॉक रिजेक्शन करता है, तो उसके बाद हमको इस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड को एग्जिट भी करना पड़ सकता है। बट अगर ये जोन ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो जाती है और दोबारा नहीं टूटती, तो हमारे ऊपर के टारगेट हमें ओपन दिखाई देते हैं। तो ये थी हमारी क्रॉम्पटन ग्रीव्स की इलीट वेव एनालिसिस। अब हम एक बार सारी चार्ट्स को क्लियर करते हैं, ड्राइंग को, और कुछ देखते हैं इसमें और क्या पैटर्न बन रहे हैं। दूसरा, हमारा जो मूविंग एवरेजेस का कंसोलिडेशन हम अगर देख रहे हैं, तो ये मंथली के मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट कर रहा है, और ये एक बहुत अच्छा सिग्नल होता है। स्टॉक जब मंथली मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो मतलब वो एक अपने आप को एक बड़ी मूव के लिए तैयार कर रहा है, और वो बड़ी मूव ऊपर की तरफ ही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मेरे को बहुत फेवरेबल लगता है। आप भी देखें इसको। एक बार हम इसका वॉल्यूम प्रोफाइल भी चेक करते हैं। तो अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल पे देखते हैं, तो ऊपर की तरफ जो 367, जो हमारा 23-38% की रिट्रेसमेंट आ रही थी, वहां पे वैल्यू एरिया एक बना हुआ है इसका। और तो यहाँ तक का तो मिनिमम एक बाउंस बैक हमें लगता ही है। ये वैल्यू एरिया अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो हमको ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और नीचे की तरफ जो वैल्यू एरिया है वो 196 के अप्रोक्सीमेट है, जो कि अपने कोविड का लो है। तो ये दो जोन यहाँ पे हमारी 78% रिट्रेसमेंट भी आ रही है, और ये मार्केट प्रोफाइल का, वॉल्यूम प्रोफाइल का वैल्यू एरिया भी है नीचे की तरफ। तो अगर कभी हमें नीचे की रेट में 200 के आसपास मिलता है, तो वो इस स्टॉक को लेने की वंस इन डिकेड अपॉर्चुनिटी होगी उस टाइम पे लेने की। बट ऑब्वियसली ऐसे रेट तभी आते हैं जब बहुत ही खराब न्यूज़ होती है। बट अगर इस रेट पे आपको कभी मिलता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी के लिए सीधा सीधा लगता है कि हमें इस ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस लेना है, या फिर इसका स्टॉप लॉस लेना है, और ऊपर की तरफ टारगेट के लिए हमको इस ट्रेड को होल्ड करना है। कंफर्मेशन इस ट्रेड का इस जोन पे आता है, जो कि वैल्यू एरिया का रेजिस्टेंस भी है, और एलीट वेव जोन की भी रेजिस्टेंस बनती है। इसके ऊपर कंफर्म होते ही आपके थर्ड वेव के टारगेट एक्टिवेट हो जाते हैं। एक बार इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। तो अगर हम इसको वन डे पे देखते हैं, तो इस जो मूव आया है अंदर के मूव को, इसको एक बार चेक करते हैं कि ये किस तरीके का मूव है। यहाँ पे कोई अगर हमको इम्पल्स दिखती है, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं।
इस चार्ट पे इसको हम और भी छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 75 मिनट पे देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ये मूव देखते हैं, तो ये मूव एक अपने आप में एक बुलिश, एक पैटर्न को कंप्लीट करके उसकी करेक्शन को कंप्लीट किया। तो अब मेरा स्टॉप लॉस, अगर मैं उस ट्रेड की भी बात करूं, तो मेरा स्टॉप लॉस ये भी हो सकता है। तो हमारा स्टॉप लॉस और भी छोटा हो जाता है जब हम 45 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। अब हमारे बड़े ट्रेड के लिए छोटा स्टॉप लॉस हमें मिल चुका है। तो अगर मैं 1 वीक पे दोबारा जाता हूँ, तो इस चार्ट को अब मैं अगर दोबारा से देखता हूँ, दोबारा से देखता हूँ, तो अब मुझे इस स्टॉप लॉस की जगह मैं, क्योंकि मेरे अंदर के पैटर्न में एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है, और उस पैटर्न के कंप्लीट होने के बाद एक करेक्शन कंप्लीट हुई है, तो मेरे को ये पूरा एक पैटर्न उस तरीके का लगता है कि इस स्टॉप लॉस को लेके भी काम किया जा सकता है। 1 2 3 4 एंड 5, और A B C। तो ये एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। छोटा स्टॉप लॉस ये, बड़ा स्टॉप लॉस ये, दोनों ही स्टॉप लॉस लेके हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। और ऊपर के टारगेट हमारे एक्टिवेट होते हैं। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:10 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड लगता है, बट वो एक्टिवेट तब होगा जब ये वाली जोन ऊपर की तरफ टूटेगी। 356 से 367 के बीच की जोन जब ऊपर की तरफ कटेगी, तब हमारे वो ऊपर के टारगेट एक्टिवेट होंगे। बट हमें ट्रेड में पहले से बैठना होता है। हमें ऐसी जगह पे बैठना होता है जहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में, तभी हम आगे की तरफ कुछ उस पर डिसीजन ले सकते हैं। अब हम इसकी एक बार ड्राइंग को डिलीट करते हैं, और कोई पैटर्न अगर इसमें दिखता है हमको, किसी और तरीके से हमको कुछ टारगेट बनते हैं, तो वो हम देखते हैं। अभी अगर हम इसको एक जीरो बी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये हमारी जीरो बी ट्रेंड लाइन है। तो आपको दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे ऐसे भी मिल सकता है कि आपकी ये जीरो बी ट्रेंड लाइन जैसे ही ऊपर की तरफ कटेगी, तब आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलने के लिए अब तैयार है। तो जीरो बी ट्रेंड लाइन, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा कि ये जीरो बी ट्रेंड लाइन को काट के नहीं आया, इस ट्रेंड लाइन पे ही इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की दो जोन आ गई हैं। एक तो आ गई है ये जीरो बी ट्रेंड लाइन की, और नीचे से ये एक हमारे को ऐसे पैटर्न बनता हुआ कुछ दिख रहा है ये। तो अगर ये पैटर्न हमारा बनता है ऐसे तरीके से, और इसका ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ मिलता है, अब हमारा स्टॉप लॉस ये भी हो सकता है, छोटा स्टॉप लॉस। कोई बड़े टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके लिए स्टॉप लॉस ये भी हो सकता है। और कोई उससे भी बड़े टाइम फ्रेम के लिए करना चाहता है, तो ये स्टॉप लॉस, ये ट्रेंड लाइन भी हो सकती है। तो तीनों तरीके के स्टॉप लॉस अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, बट ये एरिया बड़े अच्छे लगते हैं। और अगर कभी आपको 200 रुपीज के आसपास इसको मिलता है 78% रिट्रेसमेंट पे, तो वो बहुत ही अच्छी एक जोन लगती है। ट्रेड का कंफर्मेशन इसके बाद आता है, और यहीं पे वॉल्यूम प्रोफाइल का रेजिस्टेंस भी है। तो ये एक ओवरऑल सेटअप है। 1:10 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड लगता है। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से डिसाइड करें। और अगर आप इस पैटर्न को भी देखते हैं, तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो इसके खुद ये जो टारगेट निकलते हैं ट्रायंगल पैटर्न के, ये भी अपने आप में एक बड़े टारगेट निकलते हैं। जितना ये नीचे की तरफ है, उतना ही ऊपर की तरफ, जो कि अप्रोक्सीमेटली एलीट वेव के टारगेट के बराबर ही आएंगे। तो अगर आप इसको ऊपर की तरफ देखेंगे, हमको इसको चार्ट को और छोटे बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं, तो ये इस तरीके के कुछ टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं। अब हम इस पे एक बार एलीट वेव का, थर्ड वेव का एक्सटेंशन भी लगाते हैं, ताकि टारगेट का डबल कंफर्मेशन कर सकें। तो
तो ये भी उसी जोन के टारगेट आते हुए दिखते हैं आपको। तो आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आया होगा। बहुत छोटे रिस्क के साथ बड़े रिवॉर्ड के लिए काम करने के लिए बिल्कुल सही जगह है। जैसे ये ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, आपको एक अर्ली सिग्नल मिलेगा, और जैसे ही ये वाली जोन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है, आपको एक हैवी क्वांटिटी के साथ आप ऊपर की तरफ ट्रेड को एक्टिवेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।